जैसा कि मॉडल पेपर तो बहुत पहले ही आ गया है, तो आज हम इस मॉडल पेपर का कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाने का। जो मैथ्स का पहला मॉडल पेपर है आपका, ये जो मॉडल पेपर है वो आपको 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें हेल्प करने के लिए आपको ये मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक, ये झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि आपको पता है सारा चीज़। तो जैसे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 4 ऑप्शन है, तो किस रूप में हम लिख सकते हैं, कौन सा है? तो आप सीधा ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो ये देखना ऑप्शन में कि क्या कोई भाज्य संख्या तो नहीं है। तो सारे ऑप्शनों में हमें दिख रहा है, जैसे ए, बी और सी और डी में, कि चारों में सिर्फ अभाज्य संख्याएं लिखी हुई है। अभाज्य संख्या कौन सी? जो केवल एक और स्वयं से कटती है ना। तो 156 को तो आप सीधा गुना करके भी चेक कर सकते हो कि किस में 156 आ रहा है। जैसे देखो, एक मैं चेक करता हूँ, 2 3 जा 6 है ना, 6 4 जा 42, और 42 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आंसर आने वाला है। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर कौन सा होगा। और अगर आपको बना के चेक करना है, तो अब क्या करना था आपको कि 156 लिखना था और उसको डिवाइड करते जाना। स्टार्ट करना हमेशा छोटे वाले नंबर से, 2 से। जैसे 2 से 7 बार में 14 हो गया और 8 बार में 16 हो गया। फिर 2 से दिया 39 बार में, फिर 3 से दिया 13 बार में, और ये 13 ही दिया एक बार में। तो इस तरह से 2 2 3 और 13 आया, है ना। तो बस ये 4 जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा, और वो हमें ए वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है ये आप कभी भूलोगे नहीं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन है क्या हमारे पास, लिखा हुआ है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 6/15, तो सबसे पहले देखो, नीचे वाला जो है ना, दशमलव प्रसार जब भी आपको लिखना हो, तो जो नीचे हर रहता था, आपको उसी को चेक करना होता था। कैसे? आपको दशमलव प्रसार जो है, ठीक है, दशमलव प्रसार आपको 2 तरह का बताया गया। कौन सा? पहला शांत, ठीक है, और दूसरा अशांत। ठीक है, पहला शांत और दूसरा अशांत। अब शांत तो शांत ही हो गया, लेकिन अशांत जो था वो 2 प्रकार का होता था। कौन कौन सा? एक अशांत आवर्ती होता था, ये अशांत आवर्ती, और एक होता था अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो अशांत अनावर्ती किसका आता था? जो अपरिमेय संख्याएं रहती है उसका दशमलव प्रसार जो वो अशांत अनावर्ती आता है। और बाकी अगर परिमेय संख्या, तो उसका दशमलव प्रसार शांत भी आ सकता है और अशांत आवर्ती भी आ सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको थ्योरी समझ आया होगा। तो शांत चेक करने के लिए क्या करते थे, जो भी हर रहता था हम हर को देखते थे। क्या? कि हर जो है ना, क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या जो रहता था वो किस रूप में, पी बाई क्यू के रूप में। तो ये जो हर है ना, क्यू, वो 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का ही होना चाहिए। अगर यदि ऐसा है तो उसका दशमलव प्रसार शांत है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अशांत आवर्ती हो जाता था। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अब इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो उसके लिए हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, और ऊपर 6 है ना, उसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो इस तरह से 3 3 तो कट गया हमारे पास, लास्ट में बचा 2/5, और लास्ट में देखोगे तो आप सिर्फ 5 बचा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। उम्मीद है आपको दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी बहुपद px के लिए एक ग्राफ हमें दिया गया है। किसके लिए? px के लिए।
ध्यान में रखना कि किसका ग्राफ है, px का ग्राफ है, ठीक है। तो बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है, तो आपको ये देखना कि ग्राफ अगर px के लिए दिया हुआ है तो ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है या फिर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप अगर नोटिस करोगे इस सेक्शन को, इस ग्राफ को, तो आपको एक बिंदु यहाँ मिल जाएगा, एक बिंदु यहाँ मिल जाएगा, एक बिंदु यहाँ मिल जाएगा और एक बिंदु यहाँ मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने, 4 जगह पे इस ग्राफ को टच किया है। तो इस तरह से हमारे बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होंगी। तो जब भी आपको नोटिस करना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, px है, तो x अक्ष को कितनी बार टच किया, बस यही पे आपको देखना है, बाकी काम खत्म। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो तीसरा आंसर 4 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि द्विघात बहुपद इसके शून्यकों का योग क्या होगा, ठीक है। अब देखो द्विघात बहुपद है तो बहुपद के लिए हमको 2 फॉर्मूला एक तरह से बताया गया था, जिसमें एक था शून्यकों का योग और एक था शून्यकों का गुणनफल। क्या था, एक शून्यकों का योग, और योग क्या होता था, -b/a के बराबर होता था, और जो गुणनफल होता था, है ना, अगर हम उसको गुना कर दें तो गुणनफल जो होता था वो c/a के बराबर होता था। अब ये a b c क्या लिखती है, तो हमको पता है कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ax² प्लस bx प्लस c। तो x² के साथ में जो संख्या है वो a है, x के साथ में जो लिखा हुआ वो b है, और जो कांस्टेंट टर्म संख्या लिखा है वो c है ना। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x² है, मीन्स एक x² है। तो अब a के जगह पे 1 लिख सकते हो, b के जगह पे -7 लिख सकते हो, और c के जगह पे 12 लिख सकते हो। याद रखना माइनस वाले में बहुत ही ध्यान देना है कि माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो शून्यक का योग हमसे पूछा था, इट मीन्स हमको -b/a निकालना है, और -b, तो देखो सबसे पहले माइनस है, हमने माइनस दिया, b, और b का वैल्यू फिर से -7 है, और बाय a का मान जो है वो 1 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया +7। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, उसमें एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसका कोई हल नहीं होगा कब, ठीक है। तो ये आपको प्रकृति पता होगा, जैसे एक सारणी में दिया हुआ था इस तरह का, 3 ऑप्शन था हमारे पास, 3 चीजें याद करनी चाहिए थी आपको। तो देखो तीनों अगर सारणी याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो मैं यहाँ आपको रिकॉल करा दूंगा, याद करा दूंगा। देखो क्या होता है, हमसे पूछा जा रहा है क्या कोई हल नहीं होगा, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि कोई हल नहीं होगा, कौन सी कंडीशन में। तो आपको याद होगा क्या कि अगर यदि मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपको, अगर यदि अब नोट करना क्या कि a1/a2, अगर यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 रहता था तो इसका अद्वितीय हल होता था। अद्वितीय का मतलब क्या, केवल एक हल होता था, केवल एक हल होता था, तो इसका तो एक हल होता था। एक और कंडीशन था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसा होता था तो उसका अनेक हल होता था, अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसको हम लोग कह सकते थे अनगिनत हल हो सकता था। अब एक और कंडीशन था a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और अगर यदि ये c1/c2 के बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होता था, और यही हमसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो चला जाएगा किसके साथ, ये देखो ऑप्शन नंबर ए में सेम चीज लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। समीकरण गिवन हमको, ठीक है, समीकरण युग्म कहेंगे क्योंकि समीकरण लिखा हुआ है यहाँ पे, समीकरण युग्म लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो एक समीकरण यहाँ पे और एक समीकरण यहाँ पे, हमको पूछा जा रहा है कि इसकी निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। तो यहीं पे आप देख सकते हो क्या कि जिसका एक हल होता था उसका
समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखा होता था वो प्रतिच्छेद करता हुआ होता था, है ना। अगर यदि अनेक हल होता था तो उसका जो समीकरण का निरूपित रेखा होता था वो संपाती रेखा होता था। मतलब संपाती मीन्स एक के ऊपर दूसरा। जैसे मान लो हम अगर कोई ग्राफ खींचें ऐसे, ठीक है, और एक समीकरण का हल ये है तो दूसरा समीकरण वाला लाइन जो है वो बिल्कुल इसी के ऊपर में जाएगा, आगे पीछे नहीं, अगल बगल नहीं। मैं उसके ऊपर खींच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना है क्या कि दोनों का दोनों एक के ऊपर दूसरा होगा। अगर पहला ऐसा है तो दूसरा भी जस्ट इसी के ऊपर होगा, ना आगे ना पीछे। ठीक है, चलो इस बार हो गया। तो नेक्स्ट देखो, तो अब हमको यहाँ पे आंसर निकालना है कि समीकरण युग्म है, इसका निरूपित रेखा कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसके लिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों लिखना होगा। चलो तो लिखते हैं, देखते हैं, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। a1 का मान 1 है, b1 का मान -1 है। यहाँ पे आप a1 देखोगे 1x, यहाँ पे देखोगे -y और यहाँ पे देखोगे +9। इसका मतलब c1 जो है वो 9 है। अब a2 देखोगे, है ना, a2 जो है वो हमारे पास 3 है। b2 देखोगे, b2 जो है वो हमारे पास -2 है। और c2 देखोगे तो +12 है। ठीक है, 12 बस कहो। तो अब देखो क्या हमको अनुपात निकालना था, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कर देते। तो ये तो 1/3 आ गया, ये दोनों कट गया, ठीक है, और ये आ गया 1/2। क्या ये दोनों बराबर है? तो सर ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या होता था, अद्वितीय हल होता था, एक हल होता था और उसकी निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती होती थी। इसलिए इसकी निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हमको 2 समीकरण दिया हुआ है और इसका हल हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हल होगा। तो आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हो, ऐसे हल तो कर ही सकते हैं बट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से हो सकता है जल्दी हो जाए, हो सकता है टाइम भी लग जाए थोड़ा सा। जैसे देखो ऑप्शन है 4 और y 3 है, ठीक है, 4 3 का ऑप्शन है। तो जैसे यहाँ 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 कट गया क्योंकि यहाँ तो 6 ही है, ये तो होना नहीं है। x बराबर 1 y बराबर 4, तो देखो 2 1 का 2 और 4 6 हो जाएगा। 5 1 का 5 में 4 जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर यदि इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ग्राफी विधि से बना लो, प्रतिस्थापन विधि से बना लो, विलोपन विधि से बना लो, वज्रगुणन से बना लो, जिससे इच्छा उससे बना लो। अगर नहीं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे जाके देख सकते हो सारे चीज के ऊपर। तो अब देखो, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो देखो ये इसको तो बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। हो सके तो तुम चेक भी कर सकते हो, जैसे ये देखो इस पर पावर क्यूब दिख रहा है और कहीं पे क्यूब है नहीं, इसका मतलब इसका पावर क्यूब है और वो रह ही जाएगा, तो ये तो है नहीं। ठीक है, अब नोटिस करो तुम यहाँ पे, अगर इसका एक्स स्क्वायर करोगे, x+1 का होल स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा x² + 2x + 1, और इधर भी गिवन है x² - 5x + 7, जो भी है। तो ये x² कट गया, x² रहा ही नहीं, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब बचा ये वाला, तो तुम नोटिस करो यहाँ पे इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर नहीं है, मतलब ये पूरे कॉलम में केवल एक ही जगह पे स्क्वायर आएगा, वो भी इस साइड। चेक कर लो, x+1 का x+1 का होल स्क्वायर चेक कर लो, x+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 2x और +1, और इस साइड क्या हो जाएगा 2x - 6। तो ये पूरा में x² एक ही जगह पे आ रहा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये वाला जो है वो एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, उम्मीद है ऑप्शन से भी आप बना पाओगे और गुना करके भी बना पाओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द्विघात समीकरण, हमको द्विघात समीकरण दे दिया गया है और हमसे उसके मूलों की प्रकृति पूछा जा रहा है। मूलों की प्रकृति, अब वापस से आपको थोड़ा मैं थ्योरी बता दूं कि मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, पहले d का वैल्यू निकालना पड़ता था, और d को क्या बोलते थे, विविक्त
कर, ठीक है, विविक्त कर बोलते थे, जिसका फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये हमारा डी निकालने का फॉर्मूला होता था। अब ये ABC फिर से क्या है, तो जहाँ पे ये समीकरण लिखा वहाँ चेक करा दो कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होता था उसका सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता था। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर है कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे ये a है, ये जो 7 है ये हमारा b है, और ये जो 6 है ये हमारा c है। तो पहले d निकाल लो फिर मैं बताता हूँ। तो b स्क्वायर, b के जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह 1 और c के जगह हमारे पास है 6, ठीक है। तो 7 सत्ते 49 हो गया, माइनस 24 हो गया। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करें तो d कितना आता है, 25 आता है। तो अब यहीं से मूलों की प्रकृति क्या, कि अगर यदि d का मान, ठीक है, 0 के बराबर आता है, d का मान 0 आता है तो उसका समान मूल निकलता है। क्या निकलता है, समान बराबर मूल निकलता है। अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा मतलब इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ऐसा 25 100 कुछ भी आ जाए तो इसका वास्तविक और असमान मूल निकलता था। कैसा, वास्तविक और वास्तविक और असमान मूल निकलता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि डी का मान जो वो 0 से बड़ा है। एक और प्रकृति अब याद रखना कि डी का मान अगर माइनस में आ जाए मतलब 0 से कम आ जाए तो उसका वास्तविक हल नहीं होता। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, मूलों की प्रकृति। ये पहली प्रकृति, ये दूसरी प्रकृति और ये तीसरी प्रकृति, ठीक है। तो ये तीनों प्रकृति आप लोग अच्छे से याद रख सकते हो कि डी का मान 0 होगा तो समान मूल निकलता है, डी का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान निकलता है, और अगर 0 से कम आ जाए, माइनस में आ जाए तो उसका जो है वो मूल नहीं निकलता, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो इसी से क्वेश्चन है सेम। क्या क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण मान लो दे दिया हमको और ये बोला इसका मूल समान है तो k का मान क्या होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देख लो मूल समान होता है तो क्या होता है, d का मान 0 हो जाता है। तो इस समीकरण में भी हम d का मान निकालेंगे, देखते हैं d का मान क्या निकलता है। तो यहाँ पे a का मान पहले मैं लिख लूँ, 1x स्क्वायर है तो a का मान 1 हो गया, b का मान लिख लूँ तो -4 हो गया, और c का मान लिख लूँ तो k हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये बोल रहा है कि मूल कैसा है, समान है, इसका मतलब d का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। b का मान क्या है, -4 है तो -4 का स्क्वायर, ठीक है, और -4 इंटू a का मान 1 है और c का मान k है, ठीक है। ये कितना आएगा, 0। अब ये सॉल्व करोगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ये इधर प्लस में इसको इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से -4 के बराबर आ गया, -16, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से 4 बार में कट जाएगा। इस तरह से k का मान मेरे पास आया 4। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एपी से क्वेश्चन आया। एपी चैप्टर अब अच्छे से पढ़ोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन रहना मतलब लगभग कहो तो निश्चित तौर पर ही रहेगा, और चैप्टर नंबर 4 से भी रहेगा। तो चलो एक एपी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, और इस एपी के बारे में हमें बोला जा रहा है कि इसका सारवंतर क्या है। अब सारवंतर को हम लोग क्या, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और हम लोग बस डी लिखते हैं अभी तत्काल के लिए, ठीक है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस a1। a2 क्या होता था, दूसरा पद, और a1 क्या होता था, पहला पद। तो ये हमारा a1 है और ये हमारा a2 है। चलो घटा के देखते हैं, 21 में 24 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया, -3 -3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। अब 13वां क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इसका 10वां पद क्या है। भाई 10वां पद मीन्स nवां पद, और आपको nवां पद करके फॉर्मूला लिखाया गया होगा क्या, कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला। चलो एक शॉर्टकट भी कोई आपको बता दिए होंगे शिक्षक लोग, क्या कि अगर यदि आपको 10वां पद निकालना है तो a प्लस जितना पद निकालना उससे एक कम क्या करना आपको,
डी करना है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको पता होगा अब क्या क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। ठीक है, तो ए मीन्स पहला पद तो हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख लिए, प्लस 9 गुना, अब डी का मान निकालना है। अब डी क्या होता था, A2 माइनस A1, दूसरा पद 7 है, पहला पद 2 है, 7 में 2 गया, क्या बचा 5, तो 9 गुना 5, इस तरह से 9 पचे 45 और 2 मिला जुला के आंसर क्या आया 47। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब लिखा समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं भाई, एकदम बराबर होते हैं, ये तो आपको याद होना ही चाहिए क्या, कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो भुजा तो बोला नहीं है, कौन बोला, इसलिए क्या होगा बराबर। अगला क्वेश्चन आ जाओ, कहता है एक त्रिभुज एबीसी में यदि डीई समांतर बीसी है, जिसमें ये सारी भुजा का माप दिया हुआ, तो एडी का माप क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ नोटिस करो, आपको एक फिगर भी दिया हुआ है ना, वैल्यू लिख लेते हैं हम फिगर में ही। बी डी 7.2, ये वाला जो है ये है 7.2। ठीक है, ए ई 1.8, ये 1.8। ठीक है, ई सी 5.4। ठीक है, हमको इसका मान पूछा गया है। ठीक है, तो आपको थेल्स पर में पढ़ाया गया होगा, जिसमें बोला गया कि यदि एक त्रिभुज में 2 भुजाएं और एक तीसरी भुजा, तो आपको थेल्स पर में पढ़ाया गया होगा। थेल्स पर में कहा गया था क्या, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा हो, तो वो जो है ना बाकी दोनों भुजाओं को भी समान अनुपात में काटती है। और वैसे सिचुएशन में जब यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि DE समांतर क्या है BC, तो AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, थेल्स पर हम लोग पढ़े थे। अब वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों, क्या AD बट्टे DB का मान 7.2 बराबर AE का मान 1.8 और इसका 5.4। अब ये इधर भाग में इधर आके क्या हो जाएगा गुना में, इसको यहाँ से हटा के हम यहाँ लिख देते हैं 7.2। अब इसको काटना है, पॉइंट उड़ा लो 10 लग दो, कभी गलती नहीं होगा। और इसका भी पॉइंट उड़ाया, ये 10 हो गया, ये 10 कट गया, 18 से 3 बार में, 3 से 24 बार में, तो फाइनल आंसर आया 24 और बट्टे में 10 है, एक जीरो है, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो क्या वैल्यू आया 2.4 और हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है आंसर है। ठीक है, चलो थेल्स पर में अच्छे से पढ़ना बिल्कुल बहुत ही जरूरी है आपके लिए। 16वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 16वां क्वेश्चन में है कि एक त्रिभुज है ABC, जिसमें AB इतना है, AC इतना है, BC इतना है, तो कौन B का वैल्यू क्या होगा। देखो हमको क्लियर दिख रहा है कि ये 6 है और ये 6, ये भी लगभग 6 ही है, 6 से थोड़ा ज़्यादा है, तो देखते हैं। मेरे ख्याल से कौन बी का मान जो है वो 90 डिग्री हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरा देता तो मुश्किल है दूसरा त्रिभुज देना। चलो देख लो, अगर एक समकोण त्रिभुज अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है वो 90 के सामने वाला होता है, तो सबसे बड़ा हमको यहाँ 12 दिख रहा है। अब किसी को भी 6√3 को इधर लिख लिया, 6 को इधर लिख लिया, किसी को भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको पता होगा क्या, कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 का स्क्वायर करते हैं एक साइड में, और एक साइड में 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 या 36 हो गया, चलो ठीक है। और 6√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6√3 इंटू 6√3, तो 6 या 36 और 36 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐड मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ 36 3 टाइम्स और यहाँ 1 टाइम्स, 36 4 टाइम्स हो जाएगा, और वो कुल मिला जुला के 144 ही हो जाएगा। आप गुना भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा, 108 और 36 क्या हो जाता है 144, दोनों तरफ इक्वल आया ना, बिल्कुल सही। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है, वो बड़ी भुजा का सामने वाला कोण 90 होता है, इसलिए बी कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर इस पे जरा सा भी दिक्कत हो तो तुम वापस से हमको कमेंट में बताओ, वापस से तुमको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा 17वां जो क्वेश्चन है बोल रहा है दूरी क्या होगा, है ना। तो दूरी के लिए आपको दूरी सूत्र पढ़ाया गया, क्या
कि अगर यदि मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी के बीच की दूरी हो जाती है अंडर ऑफ रूट x2 माइनस x1 का होली स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होली स्क्वायर, ऐसा हो जाता है ना। तो अब देखो, तुमको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये मान लो x1 और y1 है और ये मान लो x2 और y2 है, ठीक है। x2 में x1 घटाना, तो घटा दो, 4 में 2 गया, क्या बचा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर 1 में 3 गया, क्या बचेगा, -2, तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा और इस पे क्या रहेगा, रूट। तो ये क्या हो गया, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, 4 और 4 मिलके क्या हो गया, 8, और 8 का आंसर क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो 8 को तुम लिख सकते हो ऐसे 4 गुने 2, और इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा उससे, 2√2। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2√2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर यदि दिक्कत है तो ऐसे समझो ना, √8 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 बाहर आ गया, 1 2 अंदर रह गया, 2√2। अब चूंकि इसमें सेंटीमीटर वेंटीमीटर होता नहीं है, इसलिए आपको इकाई साथ में लिखना चाहिए, और अगर इकाई नहीं है तो मात्रक का यूज कर सकते हो। तो यहाँ मात्रक यूज किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है 17 का। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। बोलता है रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु सूत्र आप याद रखो, क्या होता है मध्य बिंदु सूत्र, अगर पढ़ लिए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो देखो मध्य बिंदु सूत्र याद रखना और अच्छे से लिख लेना। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, जैसे ये हमारा पहला बिंदु है तो x1 y1, ये हमारा दूसरा बिंदु है तो x2 y2, इन दोनों से मिलने वाला जो रेखाखंड उसका, उसके मध्य बिंदु बीचों बीच वाले बिंदु का निर्देशांक जो होगा x बराबर x2 प्लस x1 बट्टे 2, और y का जो निर्देशांक होगा y2 प्लस y1 बट्टे 2। इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हो, मध्य बिंदु निकाल सकते हो। तो देखो x2 और x1 जोड़ना है, जोड़ दो ना, 4 और 2 कितना हुआ, 6, 6 को 2 से भाग दोगे तो 3, देखो 3 यहाँ पर आंसर है, तो यही आंसर होगा मेरा। चलो y भी चेक कर लो, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12, और 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 और 6 हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। 19वां क्वेश्चन पर आते हैं। एक त्रिभुज दे दिया और हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, ठीक है। अच्छा जगह चाहिए दोस्त, चलो देखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था, पहले फॉर्मूला याद रख लेना, 1/2 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, x1 इंटू x2 माइनस x3 ब्रैकेट बंद, प्लस x2 इंटू x3 माइनस x1 प्लस नीचे लिखते हैं x3 इंटू x1 माइनस x2, ठीक है। बोल दिया, अगर लिखा हुआ अच्छे से नहीं दिखे तो सुन के लिख लिया करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना ही चाहिए। अब देखो कैसे कैसे हल करेंगे। अब हमको तो ऑब्जेक्टिव है, उतना लिखना है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन में x1 y1 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया x1 y1, ये हमारा हो गया x2 y2, ये हो गया हमारा x3 y3। तो एक एक करके देखो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाला काम करना है, तो x2 में x3 घटाना है, ठीक है। x2 में x3 घटाना है, तो 5 में हम क्या घटाएंगे, 0, क्या बचेगा 5, ठीक है। तो यहाँ 5 बच गया, गुना x1 का मान क्या है 0, तो कोई भी 0 से गुना आके क्या हो जाएगा, 0 हो गया भाई, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड, x3 में x1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। x3 में x1 सब्ट्रैक्ट करना, तो तुम नोटिस करोगे क्या कि x3 क्या है 0 और x1 क्या है 0, 0 में 0 घटाओगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। और तुमको पता है किसी को भी 0 से गुना करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अब x3 देखते हैं, x3 हमारे पास क्या है, तो भाई x3 हमारे पास डायरेक्ट 0 है, ठीक है। और 0 से किसी को भी गुना करोगे तो 0 ही आएगा, तो सब 0 है। तो 1/2 गुना 0 करोगे फिर भी 0 आएगा, क्या ऑप्शन में 0 है, नहीं है, तो नन ऑफ द एबव मीन्स इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब गलती मत समझना और बिल्कुल बना लेना, ठीक है। चलो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 20वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि tan a का मान क्या होगा,
ठीक है। साइन का मान दिया हुआ है और हमसे 10 का मान पूछा जा रहा है। साइन का मान देके 10 का मान, तो आपको साइन पता होगा कि साइन का मान क्या होता है। साइन का फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H होता है। इट मीन्स यहाँ पे 3/5 दिया है, तो P का मान 3 और H का मान 5। P बराबर 3 और H बराबर 5। तो इससे तुमको क्या करना है, B निकालना। कैसे निकालोगे, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर करके निकाल लेना। ये बहुत बार निकाल लोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला था P/B। P कितना था 3 और B कितना आया 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो ए का मान क्या होगा। अरे दोस्त देखो कितना आसान है, यहाँ लिखा हुआ 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पे 2 गुना उधर जाके भाग हो जाएगा, है ना। ये वाला 2 उधर जाके भागा हो जाएगा, तो यहाँ से हटा लिया और इसको हमने यहाँ पे भागा में लिख दिया। अब साइन स्क्वायर ए है, अब स्क्वायर को अगर हटाओगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। चलो अब स्क्वायर को भी हटा लेते हैं हम, है ना। स्क्वायर भी हटा लिया और इधर लाके क्या कर दिए, रूट। अब ये रूट 1 का तो 1 ही होगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो साइन ए बराबर 1/√2 दिया हुआ है और वो वैल्यू किसका होता है, साइन 45 का। अच्छे से वो चार्ट याद करना जिसमें सारा वैल्यू गिवन है, बहुत ही अच्छा काम आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब पूरक कोण वाला हम लोग पढ़े थे क्या कि कॉस और साइन एक दूसरे का पूरक करता है। तो देख लो 48 और 42 90 हो रहा है ना, तो इसका आंसर निश्चित है घट के 0 ही आएगा। बट अब हम लोग बना के दिखा देते हैं, ठीक है। कैसे, तो किसी एक को तुमको बदल देना है। चलो साइन थीटा या कॉस थीटा, फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो जैसे हमको साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला साइन थीटा का। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, साइन 42 डिग्री। बिल्कुल ईजी है, तुरंत समझ जाओगे। नहीं तो इस पर पूरा वीडियो बना हुआ है, जाके देखो चैनल पे। साइन 42 डिग्री, देखो साइन का साइन, थीटा के जगह क्या है 42, तो साइन 42 के बदले हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 42। थीटा के जगह थीटा लिखो, है ना। और 90 में 42 जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 48। और अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ भी कॉस 48 और ये वाला जो साइन 42 है इसके बदले क्या आ जाएगा, कॉस 48। और कॉस 48 में कॉस 48 सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 0। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23वां नंबर। कहता भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो चलो मीनार बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना हमको, है ना। थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। चलो लेफ्ट साइड में देखो, एक मान लो ये मीनार है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रेट तो बना नहीं लेकिन फिर भी मान लो ये मीनार है। अब कहता भूमि पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। मान लो यहाँ पर एक बिंदु है जो मीनार से कितने मीटर, 30 मीटर की दूरी पर है। अब क्या बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से मीनार का शिखर जब देखा गया, यहाँ से मीनार का शिखर को जब देखा गया तो ये जो उन्नयन कोण मिला हुआ है हमको, है ना, ये जो उन्नयन कोण हमको मिला वो कितने डिग्री, 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो हमसे ये वैल्यू पूछा जा रहा है ना, ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखो थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला हमसे पूछा जा रहा है। तो थीटा के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पी। ये एच मत समझ जाना, एच हम हाइट लिए थे, छोड़ दो उसको, स्किप करो। तो थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, है ना। यहाँ परपेंडिकुलर होगा ये एच और ये बी है। हमको बी दिया हुआ है और पी पूछा है। बी और पी में रिलेशन कौन बताता है, तो टेन थीटा। तो टेन थीटा हम लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है ना। टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री लगेगा। टेन 30 डिग्री का जो मान है वो क्या हो जाता है, 1/√3 हो जाता है, बराबर P। यही तो निकालना है ना। P को P ही लिख रहे हैं और B कितना दिया हुआ है 30। तो ये 30 नीचे, 30 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कुल मिलाकर हो गया 30/√3।
है ऑप्शन में? नहीं है। सॉल्व करो ना। ये जो 30 है इसको तुम तोड़ सकते हो या नहीं? 10 गुना 3, ठीक है। और अब ये 3 को तोड़ सकते हो क्या? नहीं। 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। एक √3 कट जाएगा तो 10 और √3 हमारा आंसर हो जाएगा 10√3, ठीक है। तो 10√3 हमारा आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन सुनना। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कैसे? जैसे अगर यदि मान लो ये एक वृत्त है तो इसके जितने भी पॉइंट है, जितनी भी परिधि पे बिंदु आप दे सकते हो, उन सारे बिंदुओं पर हम एक एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे हम यहाँ बिंदु दिए तो यहाँ स्पर्श रेखा, यहाँ दिए तो यहाँ स्पर्श रेखा, मतलब कहीं भी जितनी भी बिंदुएं हैं उतनी आप स्पर्श रेखाएं दे सकते हो, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। कितनी? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 डिग्री है, तो PTQ पर कितने के बराबर होगा? ठीक है। तो देखो ना ये फिगर तुम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ अगर यदि 110 बना हुआ है और यहाँ क्लियर 90 बनेगा, यहाँ क्लियर 90 बनेगा। क्यों? क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90, ये 90, ये एक चतुर्भुज है, तो 110 और 90, 200 और 290, तो यहाँ कितना बनेगा? 70 डिग्री बनेगा। तो यही तुमसे पूछा PTQ, ये कितना? 70 डिग्री। चतुर्भुज वाला से बना सकते हो, है ना, कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है? 360 डिग्री, उससे बना सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप में बराबर है तो उसकी त्रिज्या कितनी है? ये तो आप याद ही रख लो कि अगर क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? 2 मात्रक। मैं प्रूफ करके दिखा लेता हूँ। मान लो जो त्रिज्या है ना वो R है, कैपिटल R लिख लिए हैं, ठीक है, डाउट मत करना, कैपिटल R। तो देखो परिमाप क्या हो जाएगा? 2πr, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²। ये दोनों क्या है? जब वैल्यू निकालोगे तो संख्या इक्वल आएगी, मीन्स ये दोनों भी बराबर होगा। तो पाई से पाई कट गया, एक R से एक R कट गया, तो R का वैल्यू क्या आया? 2। 2 इकाई का लो, 2 मात्रक का लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से, कितना मीटर? 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा हुआ है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा क्या चर सकता है ना? चर। तो घोड़े के रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 मीटर। घोड़े के रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 मीटर। मतलब अगर यदि इतना लंबा रस्सी है तो 7 मीटर के आसपास चारों तरफ 7 मीटर के एरिया में वो क्या होगा? चरने का काम कर सकता है। तो इस तरह से अगर चारों तरफ वो घूम जाए तो चारों तरफ अगर घूम जाए तो 7 मीटर का क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा, और इस पूरे वृत्त में वो घोड़ा चर पाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्या? तो चलो निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है ना, πr² होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 का लो, और r का स्क्वायर 7 × 7 का लो, तो 7 7 कट जाएगा, 22 × 7 क्या हो जाएगा? 154 मीटर स्क्वायर जो है वो रस्सी वो घोड़ा घास चर पाएगा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है आप लोग का, कि सबसे बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इतना मीटर लंबा, ठीक है, इतना मीटर चौड़ा और इतना मीटर ऊंचा कमरा में रखा जा सकता है। तो जब भी सबसे बड़े बांस की लंबाई पूछे और कमरे की बात हो तो आपको विकर्ण निकालना है, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? L² + B² + H², ठीक है। LB H का स्क्वायर, तो √12 का स्क्वायर है ना, प्लस किसका? 9 का स्क्वायर, प्लस किसका? 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144, ठीक है, बड़ा स्पेस चाहिए थोड़ा सा, 144, ठीक है। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। अरे भाई इधर आ जाना, उधर कहाँ जा रहा है? चलो ये 64 मान लेना, ठीक है। अब देखो
ऐड करो, 4 1 5 4 9 हो गया है ना, 6 8 चौक 10 4, 18 का 8 बचा 1 1 2, 289 के ऊपर जब रूट चलेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17। तो कितना हो जाएगा 17 मीटर। तो 17 मीटर सबसे लंबा बांस का लंबाई पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, उच्च वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो इतना तो आपको पता होगा कि वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता के बीच जो हम लोग खींचते हैं उसको हम लोग तोरण बोलते हैं। बट वो तोरण किस प्रकार का होगा, कम प्रकार का या अधिक प्रकार का। तो अगर आपके पास ग्राफ होता, ठीक है, कुछ इस तरह का अगर ग्राफ होता और ऊपर से नीचे आता तो अधिक प्रकार का त्वरण, और नीचे से ऊपर जाएगा तो कम प्रकार का त्वरण। लेकिन यहाँ पे ग्राफ है नहीं, आपके सामने लिख के दिया हुआ है। तो आप इतना याद रखना कि अगर उच्च वर्ग सीमा है तो वो त्वरण जो वो कम प्रकार का त्वरण होगा। सीधा उच्च वर्ग सीमा कम प्रकार का त्वरण या निम्न प्रकार का त्वरण, ठीक है। और निम्न वर्ग सीमा तो फिर अधिक प्रकार का त्वरण, मतलब जस्ट अपोजिट चलना है। उच्च तो कम प्रकार का त्वरण और निम्न तो अधिक प्रकार का त्वरण। इस पर मैं आपको डिटेल्ड वीडियो दे दूंगा जल्दी ही, ठीक है। चलो 30वां क्वेश्चन है, उसके बाद तो फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। 30वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या है कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो याद रखना है क्या कि प्रायिकता जो है, प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच, 0% से 100% के बीच, या फिर ऐसा को अगर हम किसकी बात करें दशमलव की, तो 0.00 से लेकर 1.00 के पहले, 1.00 के बीच। और अगर भिन्न में बात करें तो उचित भिन्न, उचित भिन्न मतलब समभिन्न कह सकते हो, जिसमें अंश ऊपर वाला या तो हर से बराबर होना चाहिए या फिर हर से छोटा होना चाहिए। जैसे अब देखो ये वाला, तो ये वाला नीचे 5 है और ऊपर 2 है, तो ये सही है। 1.5 भाई ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। अगर सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए तो बता देना, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के लिए बने रहो। जैसे ही मॉडल पेपर आता है, ठीक है, मैं वापस से इसी तरह से डिस्क्राइब करके वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।